नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। देश के खनिज उत्पादन में इस वर्ष जून में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 सदस्य जोड़े। हरारे में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे। और डूरंड कप फुटबॉल में चेन्नईयन एफसी और आर्मी रेड के बीच मैच ड्रॉ। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मामलों के त्वरित निपटान में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न मामलों से निपटने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष ट्राइब्यूनल स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि समय पर न्याय मिलने से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा, बल्कि व्यवस्था में सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। आज जब आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल आत्मनिरीक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है तो यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स में लगातार केसेज न केवल बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि केसेज अलग अलग डोमेन से होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है और इस डाइवर्सिटी के चलते केसेज का डिस्पोजल काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और केसेज की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में संभवतः वैसी बहुत स्थिति नहीं होगी। हमारे आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन ने इस ओर बहुत ही अधिक ध्यान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और ये न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार लंबित मामलों को कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरण लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानवतावाद के दर्शन का अनुसरण कर रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि देश में स्वदेशी विकास मॉडल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने आज पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति समाज और देश के लिए है। इसमें दर्शन और राजनीति है जो अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया था वो कर दिखाया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश अपनी मेहनत, समर्पण और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ विकास के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण ये संभव हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पोंटा साहिब में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों का पालन करें। श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में विकास के नए आयाम बनाए हैं।
जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि कृषि का बजट 4 गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ये 33,000 करोड़ रुपए था, आज ये 1,33,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ रुपए खर्च होने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 1.2 लाख लोगों का सेटलमेंट हो गया है किसानों का। अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, हम लोग पहले डिफेंस का सामान आयात करते थे, अब हम निर्यात करते हैं। 1,520 करोड़ रुपए हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 8,435 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बदलता भारत है, ये दिखता हुआ बदलता भारत है। श्री नड्डा ने कहा कि सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। इससे पहले श्री नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुद्वारा पोंटा साहिब गए और माथा टेका। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया की 4 दिन की यात्रा पर हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी और कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और जन से जन का संपर्क बेहतर होगा। श्री प्रधान कल भारतीय मूल के लोगों से संवाद करेंगे। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री प्रधान का ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करने और विद्यार्थियों से संवाद का भी कार्यक्रम है। श्री प्रधान कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रेंडन ओ'कॉनर के साथ वर्चुअल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया भारत अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप 8 के साथ भी संवाद करेंगे। श्री प्रधान ऑस्ट्रेलिया भारत वाणिज्य मंडल और मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और मेलबर्न में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृतकाल में नया भारत युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर संभावनाएं लेकर आएगा। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने कहा कि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से उनके विकास की अनेक संभावनाएं खुलेंगी। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। ये परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। देश में 1 लाख से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन गांवों ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए उचित प्रणाली भी विकसित कर ली है। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखने में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन 5 राज्यों में ओडीएफ प्लस के दर्जे वाले गांवों की संख्या सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना के साथ लगभग 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान आरोग्यता और स्वच्छता के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। साथ ही ये मिशन नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार भी लाता है। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में कुछ आरोपियों को पूछताछ के लिए आज समन जारी किया। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी कल राष्ट्रीय राजधानी में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। एजेंसी ने 31 स्थानों पर तलाशी ली जिनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ कुछ बड़े अधिकारियों और व्यापारियों से संबंधित परिसर भी शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ बैंक लेन देन की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य आरोपियों को समन जारी किया जाएगा। बुधवार को दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी को प्रवर्तन निदेशालय के साथ भी साझा किया गया है, जो धनशोधन के आरोपों की जांच करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शराब कंपनियों और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठाया है। इस नीति में अनियमितता के बारे में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई के छापों के संबंध में श्री ठाकुर ने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो नई आबकारी नीति क्यों वापस ली गई। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार की सूची में शामिल कंपनियों को निविदाएं क्यों दी गईं और शराब माफियाओं को कथित रूप से 144 करोड़ रुपए क्यों लौटाए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी। मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल ये है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया। आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं। एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में इस वर्ष जून में खनिज उत्पादन में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में खनिज उत्पादन का सूचकांक 113.4 था। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 7.5% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल से जून 2022 के लिए 9% की संचयी वृद्धि हुई। सकारात्मक वृद्धि वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हीरा, सोना, फास्फोराइट, कोयला, लिग्नाइट, जस्ता, मैग्नीज, अयस्क और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में कच्चा तेल, तांबा और लौह अयस्क शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आज अस्थायी पेरोल डेटा जारी किया। इसके अनुसार संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 कुल सदस्य जोड़े। मई 2022 की तुलना में जून 2022 में 9.21% सदस्यों की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून में 5,53,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की गई। देश के बैंकों ने हाल के वर्षों में सुशासन के मानदंडों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन ये मौजूदा सुशासन संरचना की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट भारत में बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि लंबी अवधि में बैंकों के असफल होने के खतरे से बचने के लिए कारोबारी प्रक्रियाएं इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें सतत लाभ सुनिश्चित हो। ये रिपोर्ट 2008-9 से 2017-18 की अवधि के लिए अलग अलग बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कॉर्पोरेट सुशासन की जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है।
हाल के वर्षों में मोटे तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मजबूती का निम्न स्तर चुनौती बना रहा है। वर्ष 2022-23 श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य 5,197 रुपए प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि आज तड़के मंगला आरती के दौरान ये घटना हुई। आरती के समय मंदिर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 209 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 13,15,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 14,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 98.58% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। देश के खनिज उत्पादन में इस वर्ष जून में 7.5% की वृद्धि हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जून में 18,36,000 सदस्य जोड़े। हरारे में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे और ड्यूरेंट कप फुटबॉल में चेन्नईयन एफसी और आर्मी रेड के बीच मुकाबला ड्रॉ। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक मतदाताओं को जोड़ने की खबरों को प्रशासन ने गलत बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि कुछ लोगों ने निहित स्वार्थ के लिए इस तरह की गलत खबर फैलाई। अधिकारियों के अनुसार संशोधित मतदाता सूची में जम्मू कश्मीर के मौजूदा निवासियों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि कश्मीरी प्रवासियों के मूल निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामांकन के विशेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ने कहा है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिले संदेशों में 2008 की तरह आतंकी हमले की धमकी दी गई है। पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप पर कल ये धमकी भरे संदेश मिले। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि ये संदेश पाकिस्तान से भेजे गए हैं। श्री फणसालकर ने बताया कि पुलिस ने इन संदेशों को गंभीरता से लिया है और सभी पहलुओं से इनकी जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने सागर कवच अभियान शुरू किया है और पुलिस कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। जम्मू विकास प्राधिकरण जम्मू शहर के विस्तार के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर रहा है। भलवाल क्षेत्र में रिंग रोड के साथ लगभग 50,000 की आबादी के लिए स्वीकृत स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय हाल में प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक में किया गया। प्रस्तावित टाउनशिप आधुनिक बुनियादी ढांचे और सभी सुविधाओं के साथ सैटेलाइट टाउन होगा और अपने निवासियों के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करेगा। पिछले 3 दशकों में पहली बार जम्मू विकास प्राधिकरण में इस पैमाने की आवासीय कॉलोनी का विकास करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग लापता हैं। मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को शिविरों में प्रभावित लोगों को आश्रय प्रदान करने का निर्देश दिया। सभी जिलों को भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के कारण जानोमाल के भारी नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को राहत और बचाव अभियान के लिए भेजा गया है। श्री जयराम ठाकुर ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदियों के किनारे न जाने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मैदानी, निचले और मध्य पहाड़ियों पर कहीं कहीं बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कल से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। देहरादून जिले के रायपुर के सरखेत गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां एसडीआरएफ ने प्रभावित क्षेत्रों से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस बीच सोंग नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 गांवों को जोड़ने वाला पुल भी नदी की तेज धारा में बह गया। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को जोड़ने वाला एक पुल क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बीच टिहरी जिले में लगातार बारिश से तोताघाटी, तिंधारा और अन्य स्थानों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन बंद सड़कों को खोलने में लगा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में बीती रात बादल फटने की घटना वाले प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, पूरे उफान पर हैं। काफी अतिवृष्टि हुई है, काफी नुकसान भी हुआ है। काफी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर उनके वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए और आवागमन जो है सामान्य किया जाए। बचाव और राहत के कार्य के लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। जम्मू कश्मीर में त्रिकुट पहाड़ियों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी माता मंदिर की यात्रा के लिए हिमकोटि मार्ग बंद कर दिया गया है। भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए आज दोपहर बाणगंगा मार्ग भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि यात्रा पुराने मार्ग से जारी है। बादल छाए रहने के कारण बैटरी कार, केबल कार और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बंद रहीं। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हुई। मौसम विभाग ने दक्षिण झारखंड और उससे लगे उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बने गहरे दबाव के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। बाद में इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर,
और मुजफ्फराबाद तथा गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने, गरज के साथ वर्षा होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जम्मू में कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे। लेह में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, शिलंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में श्रोताओं के लिए सूचना और समाचार का विश्वस्त माध्यम रहा है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इस कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने 565 रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उन्हें भारत को एकजुट करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने पटेल से कहा था कि राज्यों के एकीकरण की समस्या इतनी कठिन है कि केवल वही इसका समाधान कर सकते हैं। पटेल को व्यवहारिक कौशल के साथ किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध राजनेता माना जाता था। छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, इस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। उन्होंने भारत के राजाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रभक्त बने। उन्होंने राजाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता में शामिल होने और लोगों के भविष्य तथा उनके हितों का ध्यान रखने वाले जिम्मेदार शासकों के रूप में कार्य करने के लिए कहा। शासकों को देशभक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बल प्रयोग से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में घिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षक संत के रूप में स्मरण किया जाता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। तो आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरी एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। हरारे में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य 26वें ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में ग्रुप बी में राजस्थान यूनाइटेड ने ATK मोहन बागान को 3-2 से हरा दिया है। इम्फाल में ग्रुप सी में
चेन्नईयन एफसी और आर्मी रेड के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को और अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।